नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जो कि पर्यावरण संरक्षण के ऊपर है। आज इस कार्यक्रम में परिचर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है श्री अमितेश आनंद जी को। श्री अमितेश आनंद जी फ्लोकार्ट के फाउंडर और सीईओ हैं। तो आज हम जानेंगे श्री अमितेश आनंद जी से पर्यावरण संरक्षण की चर्चा के ऊपर। तो अमितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार, नमस्कार। अमितेश जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि फ्लोकार्ट क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है और ये क्या करता है लोगों के लिए। थैंक यू सोनम, थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और फ्लोकार्ट एक पर्पस ड्रिवन बिजनेस है। अगर मैं इसको सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँ तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे NGOs हो गए या कम्युनिटीज़ हो गए, ये लोग सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या क्लाइमेट एक्शन की तरफ काम कर सकते हैं। तो फ्लोकार्ट एक सेट ऑफ विधि है, इसमें सेट ऑफ टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ है, इसमें क्लाइमेट एक्शन से कैसे लोग जुड़ सकते हैं इसके बारे में प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं। तो हमने ये सारे सिनेरियो को एक जगह एक्यूमुलेट कर इसका एक बिज़नेस बनाया जिसको हम लोग पर्पस ड्रिवन बिज़नेस बोलते हैं। सो थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब एक प्रॉफिट सेंट्रिक, हम लोग जब भी कुछ बिज़नेस की बात करते हैं तो हम लोग हर कोई रेवेन्यू और प्रॉफिट और कॉस्ट इन सारे दायरे में देखते हैं। सो फ्लोकार्ट एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है क्योंकि प्रॉफिट बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा अप्रोच पर्पस ड्रिवन है और फ़र्क ये है प्रॉफिट और पर्पस ड्रिवन में कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट या मनी को चेज़ करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब काम कर रहे हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपने बिज़नेस के द्वारा, उसमें उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम क्लाइमेट एक्शन पे है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को कैसे क्लाइमेट एक्शन की तरफ प्रोत्साहन किया जाए। और आपको भी पता है प्रोत्साहन तभी रहता है जब तक उसमें कुछ राशि हो और प्रॉफिट किसी एंगल पे एलिवेट रहे। तो हम लोग इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। सो ये बिज़नेस बेस्ड है रांची में, हमारी टीम रांची और बेंगलोर में बेस्ड है, बट ये कंपनी रजिस्टर्ड है दुबई में। हम लोग UAE और इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी बिल्ड कर रहे हैं जिसमें दो देश आपस में कैसे मिलकर काम कर सकते हैं और क्या इम्पैक्ट जनरेट हो सकता है। अमितेश, आप हमें ये बताइए कि ग्लोबल सॉल्यूशंस क्या है और फ्लोकार्ट का क्या अप्रोच है उसकी तरफ, और अभी फ़िलहाल हम लोग किस स्टेज पर हैं? बहुत अच्छा सवाल है सोनम। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो क्लाइमेट एक्शन है ये बोलना बहुत ही आसान है, ये समझना होगा कि ये क्लाइमेट एक्शन का स्टेज आ क्यों गया। मतलब अगर हम लोग हर कोई अच्छा काम कर रहे थे, GDP ग्रोथ हो रहा था, हम लोग अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, तो फिर ये अचानक क्लाइमेट एक्शन ये मुद्दा इतना ज्वलनशील मुद्दा क्यों बन गया और इसके लिए बिज़नेस बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो आप सही कह रहे हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशंस की ज़रूरत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस स्टूडियो में बैठे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आई एम श्योर बिना बिजली का ये रिकॉर्डिंग हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो और ये बिजली आती कहाँ से है? बिजली आता है कोल बेस्ड प्लांट से। स्पेसिफिकली इंडिया में कोल बेस्ड प्लांट्स जो है वो सेंट्रिक है, कोल सेंट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। कोयला जब आप जलाते हैं तो आप कार्बन एमिशन करते हैं। तो अब इसका इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए भारत सरकार बोलती है कि नहीं, भारत में जितनी भी बिजली जनरेट हो रही है वो क्लीन या रिन्यूएबल एनर्जी से है जिससे कोई एडिशनल कार्बन एमिशन नहीं होता है, तो फिर ये क्लीन एनर्जी में क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये ग्लोबल सोल्यूशन है। लेकिन इस सोल्यूशन को अचीव करने के लिए इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन की ज़रूरत है अब, और सरकार अपने लेवल पे और सारे देश अपने लेवल पे ये काम कर रही है। तो अब ये ग्लोबल सोल्यूशन जो है वो मुश्किल है। मतलब हम और आप मिलकर शायद पावर प्लांट नहीं बैठा सकते, लेकिन हाँ, हम इलेक्टेड प्रोसेस के पार्ट बन सकते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, बट वो सोल्यूशन का जो डिपेंडेंसी है वो सरकार कर सकती है। दूसरा इसमें एंगल है जो लेटेस्ट और रिसेंट एंगल है, आप रांची में भी देखते होंगे, यहाँ पे सड़कों पर अचानक से EV का बोलबाला है। हमारे पास अब 2 व्हीलर्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। आज से 5 साल पहले की बात है, लोग इसको बहुत ही डाउटफुल नज़रिए से देखते थे कि हाँ, कि हम लोग पहाड़ी मंदिर से कांके जा रहे हैं और बीच में बैटरी ख़त्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। हाँ, और उसके बाद हमारा रांची में टोटो चलना शुरू हुआ जो बैटरी बेस्ड था।
उसके बाद वहाँ पे भी यही सवालात आते थे। लेकिन आप देखेंगे पिछले 5 साल में मॉडल्स बन गए। आज के डेट में ईवी के बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, उनको चार्ज करने का पॉइंट है। सिमिलरली आप अगर वो टोटो वाले देखेंगे तो उन्होंने अपना होम ग्रोन बिजनेस मॉडल बना रखा है। अगर एक टोटो का बैटरी चला जाता है तो पास में ही कोई बंदा है जो बैटरी उसको रिप्लेस भी कर देता है और वो चलते रहता है। तो अब क्या है कि ये सब पार्ट ऑफ सोल्यूशन स्टेटमेंट है। इसमें जो दूसरा एंगल है वो है ईवी वाला सिनेरियो, बट ईवी वाले सिनेरियो में हम लोग अभी अर्ली स्टेजेस में हैं, तो ये भी पार्ट ऑफ ग्लोबल सोल्यूशन है। तीसरा है विंड और हाइडल एनर्जी। इनफैक्ट इंडिया विंड और हाइडल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी उससे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है इसका न्यूक्लियर एनर्जी, जिस पे जो क्लीन है इन अ वे, बट अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा ट्रिकी है। और यही रीज़न है कि आज भी अगर आप एनर्जी कंजम्पशन देखेंगे तो इंडिया में न्यूक्लियर आई थिंक 3% या 4% के आसपास ही है। टोटल जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर एनर्जी का ऑफ ऑल द एनर्जी जनरेटेड, उसमें न्यूक्लियर सिर्फ 3 से 4% ही है। तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि उसके अपने कुछ कोहेरेंट चैलेंजेस हैं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप ये सारे सोल्यूशन को एक जगह जमा करते हैं तो इस स्टूडियो में जो बिजली आ रही है वो क्लीन एनर्जी से आ सकती है, तो वो पार्ट ऑफ ग्लोबल सोल्यूशन हो सकता है। अब हम लोग एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर यूएन एसडीजीज क्या है अमितेश, इसके बारे में आप हमें बताइए। गुड क्वेश्चन अगेन। सो यूएन एसडीजीज यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए। सो 2015 में 193 देशों ने एक्सेप्ट किया कि ये अगर 17 गोल पर हम लोग कलेक्टिवली काम करें तो दुनिया कैन बी अ बेटर प्लेस टू लिव। और उसमें अलग अलग गोल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक गोल है पॉवर्टी हटाने के लिए, दूसरा गोल है जेंडर इक्वालिटी के लिए, तीसरा गोल है जिसमें हम लोग लाइफ ऑन लैंड हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण पे भी उसमें गोल्स हैं। और ये बहुत सारे गोल्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। सो ये कलेक्टिव एक्शन के लिए जो एक एजेंडा बनाया गया, इसको यूएनएसडीजी बोलते हैं। और ये एक पब्लिश्ड नंबर है जो 2015 से है, मतलब 7 साल हो गए हैं इन गोल्स को पब्लिश हुए हुए। और ये अवेलेबल है सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज़ के लिए इनको देखने के लिए। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि नीति आयोग की मीटिंग हुई थी जिसमें भारत सरकार के लोग और स्टेट के मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व थे। तो नीति आयोग भी इन एसडीजी गोल्स पे काम करता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग स्टेट लेवल पर ये एसडीजी गोल्स पे हमारा प्रोग्रेस क्या है उसको वो मेजर करते हैं। तो जैसे झारखंड के परिवेश में आप देखें तो बहुत सारे गोल्स में हम लोग पीछे चल रहे हैं और वी आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन गोल्स के पीछे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इस गोल्स के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये कोई चैरिटी गोल्स नहीं है, ये सोशल गोल्स हैं, बट ये सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाले गोल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन गोल्स पे काम नहीं कीजिएगा, आप अगर सोसाइटी और कम्युनिटी को साथ लेकर नहीं चलिएगा तो आप बिजनेस या जीडीपी ग्रोथ कर कर भी आप कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आप एक गोल है इनोवेशन पे कि आप इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट पूल नहीं है तो आप इनोवेशन पे कैसे काम कर सकते हैं। आप अगर राइट टू एजुकेशन नहीं प्रोत्साहित करेंगे तो आप इनोवेशन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अब ये गोल को अगर आप तोड़ते जाएंगे तो उसमें सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ आती हैं और लोग स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे ये गोल्स के हिसाब से लोग काम करते हैं और अपने आप को अलाइन करते हैं। यही यूएनएसडीजी है। सोनम। अमितेश, नेट ज़ीरो क्या है और ये कार्बन एमिशन से किस प्रकार रिलेटेड है, इसके बारे में बताइए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि नेट ज़ीरो अभी थोड़ा सा हॉट टॉपिक भी चल रहा है सोनम। और ये इंटरेस्टिंग 2-3 पहलुओं के वजह से है कि मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो में है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ बना ली हैं और हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसका एक डेफिनेशन करता है। बट मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है एज ए फ्लो कार्ड, और हम लोग एग्जैक्टली इस पर कैसे इनको देखते हैं। एज एन एक्सपर्ट हमने आपको इसलिए बुलाया है क्या, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइए। हम पहले एक थोड़ा सा एनालॉजी लेंगे, उसके बाद हम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएंगे। तो मान लीजिए आपके पास 10 पेंसिल है और आपने मुझे 10 पेंसिल दिया, तो अब आपके पास 0 पेंसिल बचा, लेकिन मेरे पास 10 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग दोनों के पास 10-10 पेंसिल होता और हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते कि एवरी टाइम आप कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिससे कार्बन एमिशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने घर में जनरेटर खरीदा तो आपने एडिशनल कार्बन, मतलब आप इन्वर्टर ले सकते थे या लालटेन जला सकते थे, बट आपने जनरेटर खरीदा जो फॉसिल फ्यूल बर्न करता है। आप अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि मैं अपना एक पेंसिल आपको दे दूँगा, तो आपके पास 11 हो गया और मेरे पास 9 रहा, लेकिन मैं फिर जनरेटर खरीदूंगा तो आप मुझे 2 दे देंगे।
तो अब मेरे पास 11 हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग कार्बन के एमिशन बढ़ा रहे हैं अपने एक्टिविटी से, किसी एक के पास पेंसिल्स बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, सो अगर मैं वो इंसान हूँ जहाँ पर मैं कंसर्न हूँ इन्वायरमेंट को लेकर, मैं राइट चॉइसेस लूँगा जिसके वजह से कार्बन एमिशन नहीं बढ़े, तो मेरे पास पेंसिल्स कम होते जाएंगे। और अगर आप कंसर्न नहीं हैं तो आपके पास पेंसिल्स बढ़ते चले जाएंगे। सो मेरा गोल है ज़ीरो पेंसिल पे आना, ठीक है, और आपका भी गोल होना चाहिए ज़ीरो पेंसिल पे आना। तो इसका मतलब अगर हम लोग दोनों मिलकर काम करने लगे कि आपने भी गुड चॉइसेस लिया, तो फिर वो पेंसिल्स कहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो पेंसिल हम लोग एक कॉमन जगह पर पूल बनाते हैं, जो ना तो आपका ना तो मेरा, बट हम लोग धीरे धीरे जीरो पे आ गए। अब हम इसको नेट ज़ीरो के पर्सपेक्टिव पे लेके आते हैं। तो अब क्या होता है कि एवरी टाइम, मतलब हम लोग कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसका सबका एक कार्बन एमिशन होता है, हर एक्टिविटीज़ का कुछ ना कुछ कार्बन एमिशन है। तो कंट्री लेवल पे एक फ्रेमवर्क के तहत ये कैलकुलेट किया जाता है कि हम लोग कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं वातावरण में। अब हम लोग मान लीजिए 100 यूनिट एमिट कर रहे हैं, तो उसमें से हम लोग कितना उसको ऑफसेट कर पा रहे हैं। तो ऑफसेट का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि अगर कार्बन पर्यावरण में चला गया तो उसको ऑफसेट करने का सबसे आसान तरीका है जंगल। तो आप अगर जंगल लगाते हैं, तो जिसको कार्बन सिंक भी बोला जाता है, तो वातावरण में जो भी कार्बन है वो कार्बन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जंगल जो है वो कार्बन सिंक की तरह काम करता है। तो जब ये एक्टिविटी आप साइकिल में जब चल रहा होता है, तो आपका कार्बन धीरे 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 कम हो गया वातावरण से। आपने मान लीजिए 100 यूनिट डाला और 100 यूनिट जंगल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो आप ज़ीरो पे आ गए, ठीक है। सिमिलरली मेरे केस में अगर मैंने 10 यूनिट कार्बन वातावरण में डाला, बट मैंने दूसरा तरीका ढूंढा। मैंने क्या तरीका ढूंढा कि मैंने वेटलैंड्स बनाया या लेक कंजर्वेशन पे काम किया, या ऐसे एक्टिविटीज़ किए जिसके वजह से कार्बन एब्जॉर्ब हो सकता है, या ऐसे टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं जो वातावरण के कार्बन को एब्जॉर्ब कर कर हम लोग उसमें उसका ईंट बना लेते हैं, या उसका ब्रिक्स बना लिए, या उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ कर लिए। तो वहाँ पे भी मैं कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। तो अब अल्टीमेटली मैंने अगर 10 यूनिट कार्बन एमिट किया और 10 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया, तो मैं वापस से ज़ीरो पे आ गया। तो ये वही पेंसिल गेम है कि कौन ज़ीरो पे पहले पहुँचेगा। और नेट ज़ीरो एक स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी है, जिसका लॉजिक ही यही है कि आप जितना कार्बन एमिट करते हैं, आप अपने आप को उतना ऑफसेट कर लीजिए, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर बिजनेसेस, हर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल लेवल पे भी इसके कैलकुलेशन को देखा जा रहा है। बट इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ ऑफसेट करने से नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग पहलू है। तो मान लीजिए आपके पास 12 पेंसिल था, ठीक है, और मेरे पास 8 हो गया, और आप हेल बेंट हैं कि नहीं मेरे को 8 पेंसिल पे जाना है बाय हुक और क्रूक, लेकिन और जनरेटर भी मुझे चलाना है, और क्योंकि जनरेटर मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं तो जनरेटर रखूँगी और मेरे को 8 पेंसिल पे भी जाना है। तो आप क्या करेंगे, आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जिसके पास मतलब 0 पेंसिल नहीं, -10 पेंसिल था। मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा एफिशिएंसी ले आए कि मतलब उनके पास इतने, वो बेसिकली आप ऐसे मान के चलिए वो फॉरेस्ट के मालिक हैं। मतलब उनका एमिशन तो ज़ीरो है ही, प्लस एट द सेम टाइम दे आर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग टू एन एनवायरनमेंट। आप उनके पास जाएंगे, बोलेंगे कि देखिए आपके पास तो फाजिल कार्बन पड़ा है, आप मुझे कुछ दे दीजिए क्योंकि मुझे 8 पेंसिल पे आना है। तो ऐसे लोग फिर अपना जो क्रेडिट है वो आपको दे देते हैं, और आप बोलते हैं कि मैंने ऑफसेट कर लिया। तो इसका एक ही पंगा है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सोनम, की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास या कंट्रीज़ के पास जाकर, या भूटान फॉर एग्जांपल, भूटान इज़ अ नेट पॉजिटिव सिनेरियो, तो उसमें वो लोग जाएंगे और सरकार के साथ डील सेट कर लेंगे और वो कार्बन, तो वो लोग सिर्फ पैसा दे रहे हैं भूटान को और वो क्रेडिट ले रहे हैं। बट एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि एज ए बिजनेस दे शुड ऑल्सो टेक स्टेप्स इन रिड्यूसिंग देयर कार्बन एमिशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेट ज़ीरो का जो दूसरा पहलू है वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एज अ फ्लो कार्ड हम लोग एग्जैक्टली इसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग आपके नेट ज़ीरो के जर्नी में आपके साथ होंगे, क्योंकि ये एक नई अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट मैसिव है। अभी हम लोग ऑलरेडी एज ए बिज़नेस स्ट्रगल कर रहे हैं ग्लोबली, उसके बाद एक और आप डायमेंशन ऐड कर दीजिए पर्यावरण का, तो और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो हम लोग लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने करंट स्टाइल ऑफ बिज़नेस को आप करते रहिए, हम मदद करेंगे आपके इस प्रोसेस को डीकार्बनाइज करने में। किस तरीके से फ्लो कार्ड की मदद से आप उन बिजनेसेस या कम्युनिटीज़ को उनके प्रोसेसेस को डीकार्बनाइज करने में मदद कर पा रहे हैं? ये भी अच्छा सवाल है, और देखिए इसमें ना 2-3 अप्रोच है, और इसका कोई प्रूवन अप्रोच अभी तक है नहीं। और फ्लो कार्ड में भी जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब ये कोई रिटर्न मेथड कहीं है नहीं, लेकिन हमारे
हमारे समझ से और हम लोग जो इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, दो तरीके से हम लोग अभी कर रहे हैं। पहले अभी जैसे फंक्शनल, तो अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होती है, सेल्स डिपार्टमेंट होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होती है, तो हम लोगों ने सबसे पहले सेल्स प्रोसेस को पकड़ा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्समैन होते हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं कस्टमर विजिट्स के लिए या क्लाइंट विजिट्स के लिए, तो हम लोग उनके प्रोसेस को, जो एस्टैब्लिश प्रोसेस है उसको समझते हैं, उसमें देखते हैं कि इनका कितना फुटप्रिंट है कार्बन का। तो क्या क्या फुटप्रिंट है? सबसे आसान फुटप्रिंट है विजिटिंग कार्ड। हर किसी के पास विजिटिंग कार्ड होता है, और क्या आपको पता है कि जो विजिटिंग कार्ड को अगर हम लोग सिर्फ यूज़ करना छोड़ दें ग्लोबली, तो हम लोग 6 मिलियन ट्रीज़ बचा लेंगे। और आप जो विजिटिंग कार्ड लेते हैं किसी सेल्समैन से, 88% ऑफ दैट विजिटिंग कार्ड गोज़ इनटू अ डस्टबिन आफ्टर 1 वीक। सो मतलब आप देख रहे हैं आपका उद्देश्य क्या था? सिर्फ कॉन्टैक्ट लेना। तो आज डिजिटल ज़माने में जहाँ हम लोग व्हाट्सएप एक्सचेंज और मेनी टूल्स, मतलब अभी लिंक्डइन में ढूंढना है तो आप सिर्फ मुझसे शायद मिलिएगा, लिंक्डइन में ढूंढिएगा तो मैं आपको दिख जाऊंगा। सो मतलब जब ऐसे मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं तो हम लोग को विजिटिंग कार्ड क्यों रखना है? तो उसमें और ये अवेयरनेस मिसिंग है, टूल्स मिसिंग है, टेक्नोलॉजीज मिसिंग है। तो यहाँ पर एक फिक्स ये हुआ कि हाँ, आप अपना धीरे धीरे प्रोसेस को वहाँ स्ट्रीमलाइन कीजिए। दूसरा, हम लोग ये फिगर आउट करते हैं कि और क्या क्या चैलेंजेस हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ हैं जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, उन लोगों ने पॉलिसी बना ली है कि अगर आपको फर्स्ट विज़िट करना है कस्टमर को, तो पहले आपको उनको ऑनलाइन टीम्स कॉल या जूम कॉल पे जाना होगा, और अगर वो क्वालिफाई करते हैं तब आप विज़िट कीजिए। मतलब आप अगर कस्टमर विज़िट कर रहे हैं तो आप हवाई जहाज़ यूज़ कर रहे हैं, आप वापस से ऑफसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें उन लोगों ने पॉलिसी बना ली। तो हम लोग उन सारे पॉलिसीज़ को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो एक्चुअली में वो पॉलिसी ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच करता है कि नहीं। सो इन अ नटशेल ये सेल्स डीकार्बनाइजेशन का हम लोग शुरू किए और ये सेल्स को डीकार्बनाइज़ किए। अब ये जब डीकार्बनाइज हो रहा है तो ये मतलब कोई उपनयन संस्कार वाला मोड नहीं है कि हाँ, वन फाइन डे हमने लोगों को बुलाया और उपनयन करा दिया और आज से वो मतलब गुरु मंत्र उनको मिल गया और वो एक्चुअली काम पे लग गया। ये एक जर्नी है और ये स्टेजेस में चलता रहता है। तो इसलिए वो जर्नी की शुरुआत होती है और हम लोग इसको बोलते हैं प्रैक्टिस इंटीग्रेशन। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी जो है वो कोर है, और हम लोग बोलते हैं कि आपको अपने बिजनेस के तरीके में बदलाव नहीं लाना है, हम आपको वो गुण सिखाएंगे या वो प्रैक्टिस बताएंगे जो आप सिर्फ धीरे धीरे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने तरीके में, और वो प्रोसेस भी डीकार्बनाइज होता जाएगा और आप सस्टेनेबल हैबिट्स के साथ अलाइन होते चले जाएंगे। सेल्स के अलावा क्या और कोई भी एस्पेक्ट है जिसकी मदद से फ्लो कार्ट उन कार्बन एमिशंस को कम करने में मदद बिल्कुल, और वही उसका दूसरा पहलू है। तो एक तो क्या हुआ कि जब आप डीकार्बनाइज कर रहे हैं तो जो नेट एमिशन है वो कम हो गया, लेकिन जब आप ये कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जहाँ पर आप पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर पाए। तो इसमें हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि आप जब फ्लो कार्ड यूज़र बनेंगे, ये फ्री है, तो आपके नाम पे एक पेड़ लग जाता है। और ये सिर्फ हवा वाला पेड़ नहीं है, मतलब ये एक्चुअल पेड़ लगता है वन ऑफ द इकोसिस्टम जहाँ पर हम लोग काम करते हैं फ्लो कार्ड में, वहाँ पर, और आप अपना नाम देख सकते हैं उस पेड़ पे। और वो पेड़ जैसे जैसे बड़ा होगा उसका जो भी अपडेट्स है वो अपडेट आपके पास आता जाएगा। तो उस ऐप के द्वारा, उस पोर्टल के द्वारा आप देख सकते हैं कि वो पेड़ कहाँ लगा है, किसने लगाया है और वो कैसे ग्रो हो रहा है। और जैसे जैसे पेड़ ग्रो हो रहा है आप उसके ऑफसेट को चेक कर सकते हैं। अब ये वाला जो एस्पेक्ट है ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। तो एक पेड़ से लोग सोचते हैं कि एक पेड़ से क्या होगा। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर मान लीजिए फ्लो कार्ड पे 5000 यूज़र हैं और अगर 5000 पेड़ है तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट है। ठीक है, ये एक पहलू है। दूसरा जो इसमें एंगल है सोनम, वो है कि बिज़नेस को ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने यूएनएसडीजी के बारे में सवाल पूछा और वो कॉन्टेक्स्ट हमने इसीलिए सेट किया क्योंकि आपको ये समझना होगा कि यूएनएसडीजी जो एसडीजी गोल्स हैं वो बिज़नेस को भी समझने की ज़रूरत है। मतलब सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इंडिविजुअल्स मतलब सिटीजन्स और बिजनेसेस को भी उनसे अलाइन होने की ज़रूरत है। तो यूएनएसडीजी का अलाइनमेंट बिज़नेस के साथ जो है वो फ्लो कार्ड करके देती है। कैसे? तो मान लीजिए एक कंपनी है मल्टीनेशनल, उनका एमिशन नेट ज़ीरो गोल्स में वो उनको ऑफसेट करने के लिए 5 एकड़ का फॉरेस्ट चाहिए, जस्ट अ नंबर। तो 5 एकड़ का फॉरेस्ट उनको कहाँ से आएगा? तो आइदर वो CSR फंड बनाएं, कुछ NGOs को ढूंढें और उनको वो पेड़ लगाने का पैसा दे दें, वो पेड़ लगा दें, NGO वाले पेपर वर्क करके उनको बता दें कि हमने पेड़ लगा दिया है, फ़ोटो वोटो भेज दें और वो क्लेम कर लें कि हाँ ये पेड़ लग गया है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जैसे रांची में सेल वगैरह हैं, ये लोग एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस एरिया में जो प्लांटेशन हो रहा है ये प्लांटेशन हमारा है ऑफसेट होने के लिए। अब उसमें उसका फ़ोटो, सैटेलाइट फ़ोटो से वो उसका
प्रूफ मिल जाता है, ठीक है। सो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि ये जो भी पेड़ लगाने की प्रक्रिया है, इसमें आप एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इंटरवेंशन कर सकते थे, बट दूसरा जो ये ऑन ग्राउंड NGOs हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये आपके सबसे बड़े एड्स हैं और ये लोग एक्चुअली आपको इनेबल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं जो ऑलरेडी पहले से पेड़ लगा रहे हैं या जो पेड़ नहीं लगा रहे हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहन करते हैं कि आप उनको, हम लोग तरीका बताते हैं कि आप कैसे पेड़ लगाने के प्रक्रिया को अपने एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। सो एक चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई किया उनके साथ काम करते हुए, वो ये था कि उनको लगता है और उनको पता है कि अगर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन रहे तो वो अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी खरीदने का पैसा नहीं है उनके पास, या उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का पैसा नहीं है। सो फ्लोकार्ट वैसे कम्युनिटीज़ को फ्री टेक्नोलॉजी एक्सेस कराती है। हम लोग उनके साथ काम करते हैं, उनके काम करने के तरीके को भी समझते हैं। तो जो वैल्यू हम बिज़नेस में क्रिएट कर रहे हैं डीकार्बनाइजेशन में, सेम वैल्यू हम लेकर जाते हैं, बट वहाँ डीकार्बनाइज नहीं, वहाँ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैसे हो, उस डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आप उन्हें पेड़ लगाने में मदद कर रहे हैं? तो अभी तो मैं ड्रोन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पेटेंट पेंडिंग है, लेकिन हम लोग आप ऐसा मान के चलिए कि जब पेड़ लगता है तो ऐप के द्वारा उसको टैग कर लिया जाता है और एक ऑटोमेटेड AI ड्रिवन ड्रोन है जो उसको ट्रैक करता है ऑटोमेटिकली। तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव बहुत सीधा था कि एज ए ह्यूमन हम लोग शायद इतना मोटिवेटेड नहीं होंगे इस गर्मी में कि आप रोज़ जाएं और देखें कि पेड़ बड़ा हो रहा है या नहीं। तो और क्या होता है कि पेड़ लगाना एक स्टेज है, बट पेड़ बचाना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इस पेड़ को बचाने के एंगल में हमारा एफर्ट भी जाता है। तो वो जो ड्रोन और जो टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है वो एग्जैक्टली पेड़ को बचाना और बचे हुए पेड़ कैसे ग्रो कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना, ये हमारा फ्लोकार्ट की मदद से हो पाता है। जी। तो फ्लोकार्ट में ये पूरा सीरीज़, और ये सिर्फ कोई एक सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है, कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है जिसके वजह से ये बन पाता है। तो जस्ट टू नेम अ फ्यू, जैसे 5G हम लोग सब सुन रहे हैं, ब्लॉकचेन हम लोग सब जान रहे हैं, ड्रोन्स ये हो गया। तो अब क्या है कि इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर अब अवेलेबल कराना ज़रूरी है। तो फ्लोकार्ट फॉर कम्युनिटी का वो काम है। सो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है सोनम। पॉजिटिव से हम लोग आते हैं क्लाइमेट पॉजिटिव की ओर, कि क्लाइमेट पॉजिटिव क्या है अमितेश, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। आप कभी भूटान गए हैं? नहीं, एक मैं बार इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ कि मुझे मौका मिलता है। आप जरूर जाइए एक बार, और आप ऐसे जगहों पर जाइए जहाँ पर आपके अराउंड नेचर है। हम लोग जब नेचर के साथ होते हैं या नेचर के आसपास होते हैं तो एक बहुत ही अच्छा फीलिंग रहता है, मतलब वी फील कनेक्टेड और एंड वी फील रेजिन्यूएटेड, ठीक है, करेक्ट। सो और वही रियलिटी है, क्योंकि मतलब प्रकृति ही हमारा सोर्स ऑफ ओरिजिन है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये स्टेट झारखंड है जहाँ पर हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। तो क्लाइमेट पॉजिटिव इसी नज़रिए में आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू एनवायरनमेंट प्रिवेंशन, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स अब ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो धीरे धीरे डिराइव हो रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से देख रहा है, बट ऐसे एक्टिविटीज़ जैसे अब जैसे हमने कोयला निकाला बिजली बनाने के लिए, तो हमने तो मतलब कोयला निकालने के प्रक्रिया में कार्बन एमिशन किया, फिर कोयला हम जलाकर बिजली प्रोड्यूस करने में कार्बन एमिशन करेंगे, फिर उससे जो वेस्ट स्लग बनेगा उससे भी हम एमिशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा एक एक्टिविटी था कोयला निकालना, और उसका कितना डिपेंडेंट नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसी तकनीक बना लें जिससे कि वेस्टेज कम हो जाए या कोयला जलने की एफिशिएंसी बढ़ जाए, कार्बन कम एमिट होने लगे, सो ये सब एक्टिविटी इज़ अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट। मतलब वी आर स्टिल एमिटिंग कार्बन, वी स्टिल हैव टू ऑफसेट इट, but we are doing some action positive towards the climate in a way. बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स क्लाइमेट एक्शन के ऊपर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए अमितेश। बहुत कुछ, और अब हम लोग उस दायरे में आ चुके हैं जहाँ पर हमारे पास वो टाइम विंडो बहुत कम बचा है। मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट यही रियलिटी है, और हम लोग हर कोई अपने अपने लेवल पर क्लाइमेट चेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा लिविंग एग्जाम्पल है कोविड के दिनों में ट्विटर पे और फेसबुक पे हम लोग मीम देखते थे कि आप घर बैठे हिमालय देखिए और हमें अचानक वातावरण अच्छा दिख रहा था, चिड़ियों की चहकाने की आवाज़ आ रही थी। तो इसका मतलब है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुआ तो उसके वजह से जस्ट बाय डूइंग नथिंग थिंग्स इम्प्रूव। ओके, सो एज एन इंडिविजुअल मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग कुछ नहीं करें या कोविड जैसे चीज़ों पर काम करें, बट रादर स्टार्ट टेकिंग सम एक्शन। सो आई विल गिव यू फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डू। फॉर एग्जांपल पेड़ लगाते हैं हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, और पेड़ कहाँ लगाएं इसके लिए आपको
कम्युनिटीज़ के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं होता है। एज ए सिटीज़न आप या इंडिविजुअल आप कहीं जाते हैं तो आपको वो क्लैरिटी नहीं होती कि आप किन के साथ जुड़कर वो काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। एज अ बिज़नेस आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप पहले तो माइंडफुल हो सकते हैं कि आप ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है एटलीस्ट सप्लाई चेन वाले बिजनेस स्पेसिफिकली जो मतलब सप्लाई चेन के सिनेरियो से जो लॉजिस्टिक्स वाले आते हैं, दे नीड टू बी माइंडफुल कि उनका बिजनेस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। सो दे नीड टू स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रैटेजीज़ की क्या हो सकता है। फ्लोकार्ट के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, हम लोग आपके सिनेरियो और स्पेसिफिक एस्पेक्ट से वो काम कर सकते हैं। अमितेश, बेटर प्लैनेट कैंपेन क्या है, कम शब्दों में आप हमें थोड़ा बताएं इसके बारे में। सो बेटर प्लैनेट टुगेदर वो कैंपेन है जो हम लोग एज अ फ्लोकार्ट टीम रन कर रहे हैं। और बेटर प्लैनेट टुगेदर एक ग्लोबल कैंपेन है और इस कैंपेन में हम लोग इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स सबको एक जगह जोड़ रहे हैं और उनको हम बता रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने के लिए टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। उसका एक छोटा सा एग्जांपल अभी सोनम हमने एक इवेंट किया था खूटी में, जिसको हमने कन्वर्जेंस ऑफ कम्युनिटीज़ बोला। तो आइडिया ये था कि जितने कम्युनिटीज़ जो पर्यावरण संरक्षण में काम कर रहे हैं या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिकेटर्स पे काम कर रहे हैं, सबको एक जगह लाया जाए। उसमें यूनाइटेड नेशन के भी लोग थे जो इन्वाइटेड थे और उन्होंने वो लोग प्रेजेंट भी थे वहाँ। तो हमने वहाँ पर उनको बुलाया और एक्टिविटीज़ बिल्ड किया। वहाँ से हमने एक एक्टिविटी इनिशिएट किया जिसका नाम है झारखंड सस्टेनेबिलिटी नेटवर्क। और ये जो सस्टेनेबिलिटी नेटवर्क है, ये इनिशिएटिव है जहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेसेस साथ में आएँ और वो कैंपेन में कंट्रीब्यूट करें, जो ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा बनेगा। अमितेश, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।